नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी 24 के दंगल और आदिवासी क्या करेंगे मंगल। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी 11 फरवरी को आदिवासी सम्मेलन से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ से प्रदेश की जनता को विकास कार्यों की सौगात देंगे। उधर बीजेपी के आदिवासी दाव पर बेहिसाब सियासत भी देखी जा रही है। कांग्रेस इस सम्मेलन को प्रोपेगेंडा बता रही है। तो आज अटेंशन में यही जानने की कोशिश करेंगे कि 24 के दंगल में आदिवासी किसका मंगल करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। आदिवासियों पर नजर, बीजेपी नहीं छोड़ रही कसर। 24 की चौसर पर बीजेपी ने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए सोशल इंजीनियरिंग के सहारे जातिगत समीकरण साधने में लगी हुई है। प्रदेश के सियासी संग्राम में बीजेपी की आदिवासी वोट बैंक पर नजर है। यही वजह है कि पीएम मोदी 11 फरवरी को झाबुआ से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। पीएम मोदी करीब 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। खास बात यह है कि इस दौरान टांटिया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी जाएगी। बीजेपी का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार आदिवासियों के लिए काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार तमाम सामाजिक वर्गों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयत्न किया है। आदिवासी वर्ग भी उससे अछूता हुआ नहीं है। जिस प्रकार से उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेकों अवसरों पर किया है। अब जब प्रधानमंत्री जी झाबुआ में आ रहे हैं जनजातीय सम्मेलन में सहभागिता करने, तो स्वाभाविक तौर पर उस क्षेत्र के आदिवासियों को और वहां के सामान्य जनमानस को बड़ी संख्या में सौगातें मिलेंगी और जिसका एक अभूतपूर्व लाभ उस क्षेत्र के लोगों को होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही हर सामाजिक वर्ग की अस्मिता को समझने के पश्चात पॉलिसी में उसको एकोमोडेट करने का काम किया है, जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले। उधर प्रधानमंत्री के दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। बीजेपी सिर्फ आदिवासियों के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट करने में लगी हुई है। कांग्रेस तो आदिवासियों के लिए बीजेपी के इस सम्मेलन को सिर्फ प्रोपेगेंडा बता रही है। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी सबसे पहले देश के युवा बेरोजगार को साध लीजिए। वोटरों को तो आप 10 साल से ही साध रहे हैं लगातार। और घूमने का, पर्यटन का तो मोदी जी को बहुत शौक है। कहीं भी वो आते हैं, कभी पाकिस्तान जाके केक भी खाए आते हैं। तो ये बताता है कि भाजपा की सरकारें चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की, ये सिर्फ प्रचार तंत्र का एक हिस्सा बनकर, मतलब मैं कहूं कि प्रचार पार्टी बनकर रह गई हैं। ये जनसेवा इनके कार्यशैली में कहीं भी परिलक्षित नहीं होती है। यही काम करने मोदी जी कल फिर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। भले ही कांग्रेस आदिवासी सम्मेलन पर बीजेपी को घेरे, लेकिन बीजेपी फिर आदिवासी वोटर्स पर फोकस कर रही है। बीजेपी की कोशिश इस बार भी आदिवासी सीटों पर बढ़त लेने की है, क्योंकि प्रदेश में आदिवासी वोटर्स की संख्या करीब 22% है। 29 सीटों में से भी 6 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है और फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लिहाजा पार्टी फिर आदिवासियों को साधने में जुटने वाली है। हालांकि 24 के दंगल में आदिवासी किसका मंगल करेंगे, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय खिमरिया और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है अजय जी आपका अनादि टीवी में। और आज प्रधानमंत्री ने विदाई भाषण एक तरह से लोकसभा में दे ही दिया। जो कुछ उन्होंने किया उसकी उपलब्धि बताई। राम मंदिर भी था, आदिवासी भी थे, 370 भी थी। और अब कल से फिर चुनावी दौरे पर, रविवार से, और झाबुआ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आदिवासी बहुल इलाका है और जब 2003 में बीजेपी यहाँ जीती थी तब ये मान लिया गया था कि कांग्रेस के हाथ से गढ़ खिसक गया है, लेकिन बीच बीच में कभी बीजेपी के पाले में जाता, कभी कांग्रेस के पाले में। 2024 के दंगल के पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा कितने मायने रखता है झाबुआ के लिए भी और आसपास के इलाकों के लिए भी, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ से राजस्थान का आदिवासी इलाका भी जुड़ता है, गुजरात का भी। मेरे से सवाल है जी आपसे।
देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगता है केवल इलेक्शन के एजेंडा सेट करने वाले नेता नहीं है। उन्होंने पिछले 10 साल में देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें एक नए मानक खड़े कर दिए हैं। आज पार्लियामेंट में जैसा आपने जिक्र किया, विदाई भाषण उन्होंने दिया और एक दिन पहले उन्होंने टारगेट फिक्स किया 370, 400 पार। तो अभी जहां एक और पूरे देश में इंडी गठबंधन में एक तरह से भगदड़ मची हुई है, लोग उस गठबंधन की भविष्य को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने एक राम मंदिर के बाद जो एक नया वातावरण देश में बना था, उस वातावरण पर सवार होकर के एक नया एक बहस का मुद्दा पूरे देश की राजनीतिक लोगों के लिए दे दिया कि अब ये 370 कैसे पार होगा, 400 पार एनडीए कैसे जाएगा। तो आप देखिए देश के जितने भी बड़े बौद्धिक अलंबरदार हैं, सो कॉल्ड बौद्धिक लोग हैं, वो अब इसी चर्चा में लगे हुए हैं कि 370 कैसे होगा, साउथ से इतना मिलेगा, नॉर्थ से इतना, ईस्ट से इतना, वेस्ट से इतना। वो तो धारा 370 को भी लेके होता था। तो वो प्रधानमंत्री जो हैं, मैंने जैसा कि आरंभ में कहा कि नए मानक जिन्होंने राजनीति के गढ़ दिए हैं, अब कल झाबुआ में आकर के मुझे लगता है वो इस पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसा आपने जिक्र किया, आसपास के इस पूरे इलाके में एक तरीके से चुनावी कैंपेन की शुरुआत वो करने जाएंगे। अगर इसको मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो ये 29 सीटें हैं, 25 सीटें राजस्थान में लगती हैं, 26 सीटें गुजरात के अंदर लगती हैं। तो 60 से 70 से लगभग सीटों पर प्रधानमंत्री ने एक तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी है। वो तब कर दी है जब राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां जा रही है वहां वहां इंडी गठबंधन बिखरता हुआ जा रहा है। तो आदिवासियों के बीच जाकर के प्रधानमंत्री ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत अगर कहीं से चुना है तो वो आदिवासी क्षेत्रों से किया है। झाबुआ का अपना एक महत्व है, टंटा भील का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है प्रतीकात्मक राजनीति में, खासकर मध्य प्रदेश और पूरे के पूरे वनांचल में टंटा भील का एक अपना एक महत्व है। तो उस प्रतीकात्मक राजनीति को भी प्रधानमंत्री कल के 11 तारीख के दौरे से साधने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि गुजरात का इलाका भी, डांग का उस तरफ का जो इलाका है वो भी ट्राइबल इलाका है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी कांग्रेस इस बात को लेकर के पसोपेश में है कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, नकुलनाथ बीजेपी जाने वाले हैं, विवेक तनखा कहीं जाने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा डिस्कोर्स, पूरा का पूरा विमर्श जहां कांग्रेस अपना घर बचाने के लिए जद्दोजहद में है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जो कि इस समय हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े चैंपियन हैं, स्टार कैंपेनर हैं, उन्होंने शुभंकर हैं वो बीजेपी की राजनीति के एक बहुत बड़े, उन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश में आकर के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत 11 तारीख से जब वो करेंगे तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 29 में से 29 का जो उन्होंने टारगेट फिक्स किया है इस बार, उसको अचीव करने का एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मैं समझता हूँ पार्टी को मिलने जा रही है। जी, तो ब्रजेश जी, महत्व तो अपनी जगह है इसका, क्योंकि हमने देखा है लगातार कि जब झाबुआ के नतीजे आए थे 2003 से जिक्र करें कि जब झाबुआ का पहला नतीजा देखा था और दिग्विजय सिंह ने हार मान ली थी, तो झाबुआ का मध्य प्रदेश की राजनीति वो स्थान है। हालांकि अब धीरे धीरे बीजेपी का गढ़ बनता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा था जब उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस को बाजी मिल गई थी। लेकिन अब जो मौजूदा दौर में कि जब जिस परिस्थितियों में बीजेपी चुनाव में जा रही है, प्रतीकात्मक राजनीति की बात भी की अजय जी ने, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं तमाम सारी योजनाएं कि 2.25 लाख अधिकार पत्रों का वितरण है, टंटा मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखने वाले हैं, 21.10% अनुसूचित जाति की प्लान पूरी तरह बीजेपी ने तैयार किया है, 400 से ज़्यादा सम्मेलनों का आयोजन होना है चुनाव के पहले। ये किस रणनीति की ओर इशारा करता है? क्योंकि अभी तो झाबुआ से शुरुआत है, अभी तो मंडला, डिंडोरी, जबलपुर ऐसे तमाम सारे इलाके हैं या आदिवासी इलाके जो शहरिया वाले हैं, कोल वाले हैं, भील वाले, कोरकू, गोंड। देखिए मनोज जी, आदिवासियों का भरोसा जीतने की लगातार बीजेपी कोशिश करती रही है, चाहे वो संघ के माध्यम से उनके बीच में सेवा कर या फिर अपनी योजनाओं की बदौलत। हमने देखा है कि 2018 के बाद किस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार को सत्ता पलट करके, तो आप देखिए किस तरह से आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस किया था, क्योंकि हार की एक वजह आदिवासी वोट बैंक की था जो बीजेपी के पाले में आ गया था, खिसक कर कहीं ना कहीं उसने कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा जताया था।
इस भरोसे को वापस जीतने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत है। आपने देखा है कि दोबारा जब शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाली तो किस तरह से आदिवासी क्षेत्रों के लिए चाहे पैसा एक्ट हो चाहे अन्य योजनाएं हैं लेकर आए थे। और आदिवासी क्षेत्र में यदि सर्वाधिक कोई आज की तारीख में नेता लोकप्रिय है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिनको लोग जानते हैं, चाहे उनकी योजनाओं की बदौलत, चाहे वो घर घर शौचालय बनाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो। मैं खुद आदिवासी क्षेत्रों में दौरा किया तो मैंने ये महसूस किया चुनाव में आप गए थे कि किस तरह से यदि लोकप्रियता है तो मोदी को लोग जानते हैं, कि यदि घर दिया है तो बोले मोदी जी ने दिया। तो वो लोकप्रियता की बदौलत बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त बढ़ाने की कोशिश कर रही योजनाओं की। तो आप देखिए भरोसा किस तरह से आदिवासियों को जीतने की बात करते हैं हम। तो अब देखिए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के आदिवासी विधायक थे, लगभग एक दर्जन से अधिक विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। तो आप देखिए आदिवासियों में पैठ किस तरह से बीजेपी बना रही, और बीजेपी लगातार सधे हुए कदमों से चल रही, वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। जहां उसको सफलता मिली है, यहाँ वो जीत चुकी है, तो वहां भी ये कोशिश करती है कि बढ़त बढ़ाने की कोशिश करे। जो आप देख रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि वो चुनावी मशीन में है, प्रोपोगंडा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हताशा है कांग्रेस की कि वो मेहनत नहीं कर पा रहा है। हाँ, बीजेपी के समय मेहनत नहीं कर पा रहा है, लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता इस वजह से नहीं है कि वो अपने काम की बदौलत या जो हिंदू एक नेता बनके उन्होंने जो कट्टर हिंदू के नेता की जो छवि थी एक तरह, जब हम जो गुजरात के सीएम थे, इसके बाद से उन्होंने जो विश्वास भरोसा जो जीता है मनोज जी, वो उनकी योजनाएं हैं, जो उनका सीधे बेनिफिट है, जो उन पर लोगों ने लगातार भरोसे की वजह ये रही कि वो जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, कि योजना उनकी है, समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं तो लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सजे हुए कदमों से चल रहे हैं। एक तरफ वो अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, जहां पर उनकी कमजोर नस है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। और जो विपक्ष है, जो एनडी गठबंधन की बात कर रहे थे अभी अजय जी, आप उसको देखिए किस तरह से विचलित कर रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में चले जाइए, चाहे बिहार में चले जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, चाहे केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि पंजाब में और चंडीगढ़ में अकेले चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर आप देखिए लगातार, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लो ममता बनर्जी की, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे मायावती की बात कर लीजिए, किस तरह से चाहे नीतीश कुमार टूटकर आए गए हैं। जयंत चौधरी देखिए कह ही रहे हैं कि मैं किस मुंह से मना करूंगा। तो और लोग जो राज्यसभा में भी जयंत चौधरी के साथ जिस तरह से कांग्रेस ने व्यवहार किया कि आप तो जाकर बैठ जाइए सत्ता पक्ष के पाले में, तो आप देखिए कांग्रेस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारती। यदि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की बेटी आईना दिखाती है कांग्रेस के नेता को कि भाई आप में वो काबिलियत नहीं है, ऐसे उनके पिताजी कहते थे, उनकी किताब के वो अंश लेकर किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है उनको, तो आप मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत बरसा नहीं रहे ना। तो मनोज जी आप एक तो समझना नहीं चाहते कि आपकी कमजोरी है कहाँ। यदि आपकी कमजोरियां बताने की कोशिश की जाती है तो आप कहते हैं कि नहीं आप तो गोदी मीडिया हो गया, या उसको ट्रोल करने अपना भी व्यक्ति, यदि उनका अपना भी व्यक्ति यदि कोई उनको आईना दिखा रहा है तो उसको ट्रोल करते हैं, जबकि सुधार करना चाहिए। जबकि बीजेपी में हम देखते हैं कि लगातार यदि उनको 58% मिल गया है तो वो 68% की बात करते हैं, यदि 300 सीटें मिलती हैं तो 400 की बात करते हैं, वो लक्ष्य बड़ा करते हैं। और आप लक्ष्य बड़ा करने के साथ साथ अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे, आप उसी में उलझे हुए हो और वो अपना घर बढ़ाते चले जा रहे हैं, परिवार में वृद्धि करते चले जा रहे हैं। तो ये आपकी कमजोरी है। आप उसमें कहो कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? इवेंट कर रहे हैं तो लोग भरोसा कर रहे हैं, और आपके इवेंट पर यदि आप भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इवेंट यदि वो कर रहे हैं तो इवेंट तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भरोसा किस पर कर रहे हैं लोग। तो वो हम देखते हैं कि लगातार मोदी पर भरोसा कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक के बाद एक, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, सदे हुए कदमों से, चाहे दक्षिण को साधना हो, चाहे फिल्म कलाकारों के माध्यम से, चाहे वो हिंदी बेल्ट को साधने की बात कर रहे हैं जहां पर उनका वर्चस्व है, लेकिन वहां पे वो ये खुला नहीं छोड़ रहे हैं कि हमारा वर्चस्व है कि भाई हम तो यहाँ जीतेंगे। तो वहां पे लगातार उतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं भी कोई एक लूप होल नहीं छोड़ रहे हैं कि हम जहां पे उनको कमजोर सामना करना पड़े या उनको एक भी सीट गंवाना पड़े। यदि एक सीट वो हासिल कर सकते हैं तो उस पर लगातार जोर दे रहे हैं और अपनी सीट बचाने के जतन में लगे हुए। तो आप देखिए वो मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल मिलता है। फिर आप बाद में कहते रहिए कि ईवीएम की वजह से हार गए, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी आपको जनता के बीच। पार्टी में उसके खिलाफ विरोध के शुरू हो जाते हैं। लेकिन अजय जी आपने कहा था प्रतीकात्मक राजनीति का जो जिक्र किया था, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी है ना कि जो आप उनको प्रतीकात्मक नहीं मांग सकते। कि मान लीजिए आयुष्मान की जो योजना है तो 91 लाख से ज़्यादा आदिवासियों को इसका लाभ मिल रहा है, 35 लाख आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, 1,48,00,000 शौचालय आदिवासी वर्गों के लिए मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि प्रतीकात्मक राजनीति भी अपने साथ साथ चल रही पैरेलल, इसके साथ साथ जो उस वर्ग के विकास के लिए जो काम चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं। अब कांग्रेस भले आरोप लगाती रहे, कहने को उन्होंने भी जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को बना दिया आदिवासी है वो,
लेकिन क्या इतने वर्ष हो जाएगा? और उनकी चिंता ये रहती है कि उनका लगाव उनकी बुआ के मकान से सरकारी से, उनको वो दे दिया जाए, लेकिन एक बार भी वो ये नहीं कहते कि मुझे आदिवासियों से लगाव है तो मैं इनके लिए ये योजना सरकार ले आए। देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है कई सम्मिलित कारकों को अपने साथ लेकर के चलती है। प्रतीकात्मक राजनीति का भी उतना ही महत्व है जितना कि गवर्नेंस की राजनीति का। बिल्कुल, वो तो हम देखते हैं ना, क्योंकि जब जिस प्रकार से हम देखते हैं कि 110 जिलों को आकांक्षी घोषित किया जाता है, 23 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, 24,000 करोड़ की योजनाएं लाई जाती है, तो सबका अपना महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रतीकों की राजनीति और विकास की राजनीति और बहुसंख्यक मन की राजनीति करने वाला इस देश के अंदर बिरले ही कोई एक राजनीतिक व्यक्तित्व हुआ हो तो मेरी समझ में नहीं है कोई और उनके अलावा। आप देखिए, मध्य प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, प्रतीक और विकास दोनों की राजनीति, आपने डेटा मेरे अभी आपने साझा किए कि इतने सारा शौचालय को वो इसलिए जरूरी है ना कि कई सारे लोगों को लगता है कि केवल हवा में बात हो रही है, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जमीन पर शिवराज सिंह की सरकार की योजनाएं रही हों, अभी मौजूदा सरकार की योजनाएं हों या फिर केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हों सेंट्रल से, वो सब का एग्जीक्यूशन मध्य प्रदेश में मैं समझता हूं तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में धार को छोड़ दीजिए आप, झाबुआ कुछ, बाकी आदिवासी जहां जहां सीट्स है वहां अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मुझे एक बात आप इसमें ये जोड़ना है कि आप देखिए, मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन का नाम एक साधारण घटना नहीं है, ये भी प्रतीकात्मक रूप से ग्राउंड जीरो तक लोगों को, आदिवासियों को अस्मिता के साथ, अपनी इंटीग्रिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की कोशिश की है। अभी आपने खुद ब्रजेश जी ने जिक्र किया कि 12 एमएलए जो थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार की जगह बीजेपी की द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया अपना। तो प्रतीक की राजनीति जहां मजबूती के साथ की जाती है तो उसके राजनीतिक परिणाम भी बहुत ही मजबूती के साथ सामने आते हैं। यही कारण था कि 2019 के चुनाव में क्लीन स्वीप हुआ, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। और मैं अपने प्रेडिक्शन से जो देख पा रहा हूं, जो आपको बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में भी मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे आदिवासी आरक्षित जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट्स हैं, 6 है और 6 की 6 बिल्कुल सभी 6 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की स्थिति में कांग्रेस के अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वहां कैंडिडेचर को लेकर के लोग आगे आकर के स्वीकृति दे रहे हो कि मैं इस सीट से लड़ने के लिए तैयार। तो मना करने लगे वहां पे एक सिलसिला चल पड़ा है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चाहे अजय सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अरुण यादव हो। खबरें ये भी कि कमलनाथ भी अपने लिए राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड की बात बता रहा हूं, जहां मैं जिस इलाके में मैं रहता हूं, जहां बिल्कुल वहां भी शहरी आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है। जी, मैं उसी को जोड़ना आपको बता रहा था कि मैं जब उस इलाके में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मजरे, टोले और बिल्कुल गांव ढानियों में 22 जनवरी का इम्पैक्ट आज भी है। वहां उनके टपरों पर राम मंदिर के झंडे अभी भी दिखाई दे रहे हैं, लगे हुए हैं, लोगों ने उत्सव मनाया है। तो राम मंदिर का एक जो वेव खड़ी हुई है नीचे ग्राउंड जीरो पर, वहां आदिवासी वर्ग भी अछूता नहीं है। और उसके बाद फिर जो बेनिफिशियर्स हैं बड़ी संख्या में, और जो लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग इस देश की राजनीति में 2014 के बाद एक तरीके से उसे आइडेंटिटी दी है प्रधानमंत्री ने, वो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पहले सरकार की सरकारी योजनाएं नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके के कम्युनिकेटर हैं, उन्होंने लाभार्थियों की एक नया वर्ग, समाज, एक समझ लीजिए एक वर्ग इस देश के अंदर खड़ा कर दिया है, जो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि हम लाभार्थी नरेंद्र मोदी की वजह से हैं। ये एक बड़ा चेंज इस देश के अंदर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर भी इसको आप देखेंगे, महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं खड़ा हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। और जब वो, मैंने कहा, जब वो गजब के कम्युनिकेटर हैं, जब वो खड़े होकर के झाबुआ में स्कीम पर बात करेंगे और आदिवासी अस्मिता और भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन को रेखांकित करेंगे, मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट 11 के बाद होने वाली है। तो ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव मंडला इलाके में पहुंचते हैं, लाडली बहनों से संवाद करते हैं, उनके खाते में राशि जाती है, तमाम सारी स्कीम्स का लाभ मिलता है, और अगले दिन फिर प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ में। दोनों आदिवासी इलाके हैं और दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं जुड़े हुए, पूरक माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, केवल ऐसा नहीं है कि एक ही फ्रंट पे बीजेपी काम कर रही है, तमाम सारे फ्रंट पे, कि जहाँ मुख्यमंत्री की उपयोगिता है, जहाँ मुख्यमंत्री जाएगा,
जब प्रधानमंत्री की जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे या किसी और नेता की वहाँ किसी और नेता को भेजा जाएगा। निश्चित तौर पर उपयोग इसी तरह से बीजेपी करती है मनोज। और एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यदि प्रधानमंत्री जिस लाइन पर चल रहे हैं ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम नेता, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, चाहे उनके जिला अध्यक्ष हों, पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता उसी लाइन पर चलता है, उसी बात को दोहराते हैं। सिर्फ हितग्राहियों को आप यदि लाभ दे रहे हैं, यदि कोई योजना का उनको लाभ मिल रहा है, इस बहाने सिर्फ वो आपसे नहीं जुड़ रही है, आप उसके पास जा रहे हो, बार बार संपर्क कर रहे हो, यदि जो वंचित रह गए उनको जोड़ने का काम कर रहे हो। तो सिर्फ योजना का लाभ ऐसा नहीं है कि जो अजय जी भी कह रहे थे कि पहले की सरकारों ने योजनाएं नहीं लाए, मनरेगा जैसी योजनाएं लेकर आए, लेकिन उन्होंने वैसा कनेक्शन नहीं बनाया जो हितग्राही थे उनसे। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैली है वो पूरा कनेक्शन बना लिया है, चाहे पार्टी के पदाधिकारियों को उनके यहाँ भेजकर, चाहे सांसदों को गांव में रात बिताने के लिए, चाहे हमने देखा हो कि अब तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों के वो कायदा वो बन गए हैं कि कब आपको किस गांव में रात बितानी है। और बीडी शर्मा ने तो रात बिताने की शुरुआत भी कर दी है। तो जो सतत संपर्क है आपका, जब संपर्क बना रहता है तो आप योजनाओं का लाभ भी दिला पाते हैं। यदि कोई वंचित रह गया है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करता है तो आप उसको लाभ दिला पाते हैं। तो जो नाराजगी यदि रहती है सरकार से कि हमको योजना का लाभ नहीं मिला, तब आपको मिलती। और भेदभाव की जो बात आरोप लगते हैं सरकार पर, बीजेपी की सरकार होने के नाते कि वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है, तो जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको हितग्राही हैं, जो जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो भी तो देखते होंगे ना मनोज जी। तो जो कांग्रेस जो हम आरोप लगाती है ना, उसको तथ्यों के साथ नहीं लगाती, फौरी तौर पर आरोप लगाती। शायद ये वजह है कि कांग्रेस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस तथ्यों के साथ आरोप लगाए, यदि कुछ खामियां हैं तो उनको उजागर करे, और यदि कुछ सच्चाई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं मनरेगा कभी बंद नहीं करूंगा। अब आप मध्य प्रदेश की बात कर लो, वो लगातार कहते हैं कि लाडली योजना बंद हो जाएगी, अब राशि नहीं आएगी इसमें। तो जो आप भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हो, जिनके खातों में राशि आएगी वो तो 3,000 नहीं आया, 3,000 नहीं आए। तो जब आप 3,000 की बात करते हो तो सामने से आप पर ही हमला होता है कि हमने कोई ये नहीं कहा था कि 3,000 की राशि हम अगले महीने में ही देने लगेंगे। हमने कहा था क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इस लायक बनाएंगे। और लखपति कह रहे थे कि हम 1,500 की राशि देंगे। हाँ। वो उम्मीद कर रहे हैं कि दुगनी मिल जाए। और जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 3 करोड़ महिलाओं को वो लखपति दीदी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन पर भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रही लोग। तो इसके लिए कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो जिम्मेदार है, वो लोगों से संपर्क नहीं कर रहा है। तो जिम्मेदारी नहीं ले रहा, सबसे बड़ा संकट तो यही है। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने चुनावी दंगल में ताल ठोक दी है और आदिवासी इलाके को चुना है। पहले डॉक्टर मोहन यादव एक आदिवासी इलाके में जाते हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और कांग्रेस भले ही कहे कि बीजेपी जो है चुनावी मशीनरी में बदल चुकी है, 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, लेकिन इससे भी उनको सबक लेना चाहिए कि अगर आपको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में बने रहना है, चुनाव जीतना है, तो आपको अपने कामकाज का तरीका बदलना होगा, लोगों से सीधा जुड़ना होगा, उनकी आकांक्षाओं का ध्यान रखना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।